नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस की इस वीडियो पे हम बात करेंगे पूरे मौर्य वंश के जितने भी जो है शासन व्यवस्था रही है, चाहे वो राज व्यवस्था से संबंधित हो चाहे सैन्य व्यवस्था से हो। चूँकि हम ये देखते हैं कि मौर्य शासन एक ऐसा शासन लेकर के या फिर ऐसी व्यवस्था लेकर के आया था जो कि एक अखंड भारत की रचना में सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी। और इसके बाद जितने भी शासक आते गए वो तो खैर भारत को अनगिनत हिस्सों में तोड़ते चले गए, पर ये एक मौर्य शासन ऐसा था जिसने एक अखंड भारत की रचना की। इसलिए हमको ज़रूरी हो जाता है कि मौर्य शासन व्यवस्था की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या खासियतें हैं उन सबको भी एक बार देख ली जाए एक नज़र पे। और पिछले वीडियो में जैसे कि हमने एक अशोक का जो है पूरा अंत कैसे होता है वो चीज़ हमने बताया, और अब यहाँ पर उसके बाद की भी थोड़ी सी चर्चा होगी कि किस टाइप से आगे बढ़ता गया वंश। और यहाँ पर परवर्ती मौर्य जो साम्राज्य उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे, और आज इस मौर्य वंश का आखिरी टॉपिक को हम अंत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए मौर्य वंश, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। आखिरकार सैन्य व्यवस्था के दम पे ही ये मौर्य जो साम्राज्य के जितने भी जो है मतलब राजा वगैरह हुए वो अपने वंश को बनाते चले गए और बढ़ाते चले गए और एक अखंड भारत की नींव हुई। इसलिए हमको सबसे पहले यही देखना ज़रूरी होगा, और ज़रूरी के साथ साथ ये इंटरेस्टिंग भी रहेगा। देखिए सैन्य व्यवस्था इस समय जो है 6 समितियों में विभक्त थी। मतलब जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य जो है 6 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया था। काम सबका सेम था पर वो 6 अलग अलग डिपार्टमेंट है बनाया था। उन 6 डिपार्टमेंट्स में जितने भी सभी 6 डिपार्टमेंट में 5-5 अधिकारी नियुक्त, 5-5 विषय कहा जाए वो नियुक्त किए गए। और ये विशेषज्ञ किस चीज़ में रहते थे? एक होता था पैदल सेना का अधिकारी, एक अश्व सेना का, एक गज यानी कि हाथी वाले सेना का अधिकारी होता था, और एक नौसैनिक अधिकारी हुआ करता था। नौसैनिक और पानी वाला और ये ज़मीन वगैरह सब आता है। फिर इसके बाद ये देखिए ये जो 5 अधिकारी होते थे ये अलग अलग ये जो है मतलब अपने अपने क्षेत्रों में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहते थे कि हमारे पैदल सेना की कितनी हिम्मत है, कितनी क्षमताएं हैं। ये सब 5 लोगों को लेकर के इन 6 समितियों में डाला करता था। इससे क्या रहता था कि कोई भी शक्ति केंद्रीकृत नहीं हो पाती थी। कितना भी आप अगर जो है राजद्रोह करने की कोशिश कर लोगे, आप एक मगध साम्राज्य को हिला नहीं पाओगे बहुत ज़्यादा। इसलिए ये सारी चीज़ों को व्यवस्था शुरू की गई थी। ये सब चीज़ें जो है आचार्य चाणक्य जो है मतलब दिमाग की उपज थी, जो हम ये लोग पूरा पढ़ेंगे। और इन जो 6 सैनिक का अधिकारी रहते थे इनको वो हैंडल करने वाला, जब रणभूमि आती थी वहाँ रणभूमि में हैंडल करने वाला एक अधिकारी हुआ करता था जिसको कहते थे अंतपाल। अंतपाल ये सीमांत विशेषज्ञ होता था। मतलब जैसे आज की डेट में होते हैं ना, जैसे सैन्य अधिकारी होते मेजर, जनरल रैंक के अधिकारी, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी, ये सब लोग क्या करते हैं? ये सब लोग सीमा पे डायरेक्टली जा करके लड़ाई नहीं करते हैं। ये सब लोग जो है ऑफिस में बैठ करके जो है मतलब पूरा न्यू तैयार करते हैं कि किस तरीके से लड़ना होगा। जैसे आज के डेट में अगर पाकिस्तान और चाइना से अगर लड़ाई हो जाएगी ना, तो इन सब के लड़ाई के लिए अगर जो एक ऑफिस है, जो एक एरिया है जहाँ पर हम लोग पूरी रणनीति तैयार करेंगे, वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप ये समझ रहे हो कि जाके सब चीज़ दिल्ली से होता है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में तो केवल एक मतलब साउथ ब्लॉक में जा करके एक वॉर रूम है जहाँ पर जो पूरा डिस्कशन होता है कि भाई अपन को लड़ाई करनी कि नहीं, वो तो राजनीतिक रूप से वहाँ पर देखा जाता है। पर सैन्य रूप से अगर कोई इसका हेड ऑफिस है या फिर मेन जो है कार्यशालाएँ हैं तो वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। जो वहाँ स्थानीय लोग हैं तो वो लोग ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि किस तरीके से लड़ाई हुई थी। और जो है मतलब इसके अलावा हम लोग पास्ट में भी देखते हैं कि 71 की युद्ध की भी पूरी रणनीति हिमाचल प्रदेश के शिमला के उसी छावनी से ही तय हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पर अंतपाल हुआ करते हैं, सीमांत विशेषज्ञ। और अगर जो मेगास्थनीज के कुछ ग्रंथों को अगर बात माना जाए तो उससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त के सेना में उस समय 6 लाख के पैदल सेना थी। आज की डेट में जो है भारतीय सैनिक जो है मतलब 11 लाख के आसपास हैं। तो उस समय लेकिन जो देखिए 50% जो है 6 लाख सैनिक थे। इसके अलावा 50,000 घोड़े, 9,000 हाथी और 8,000 रथ भी हुआ करते थे उसके पास। कितनी महान और विशाल सैनिक हुआ करते थे इनके पास। मतलब 1-2 हाथी की बात अलग है, वो आप 9,000 हाथी लेकर के जाओगे, अकेले हाथी पूरे युद्ध का गेम चेंज कर देंगे। इतना मतलब बड़ी प्रांत हो गई थी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ प्रांतीय शासन की जो है बात कर लेते हैं। प्रांतीय शासन में जो है देखिए चंद्रगुप्त ने अपने पूरे साम्राज्य को 4 प्रांत में बांट दिया था। जैसे आज की डेट में भारत में अलग अलग राज्य होते हैं, उसी तरीके से चंद्रगुप्त ने अपने 4 अलग अलग राज्यों में बांट दिया था। यहाँ पर हम 5वां राज्य भी जो पढ़ रहे हैं ये अशोक ने बांटा था।
चूंकि चंद्रगुप्त ने जो है अपने समय पे कलिंग पे विजय नहीं की थी, ये चीज़ अशोक ने की थी, इसलिए अशोक ने जो है कलिंग को जीतने के बाद अपना 5वां प्रांत बनाया कलिंग को, जिसकी राजधानी तोलाई थी। ये 4 प्रांत और कौन से? सबसे पहला प्रांत आता है प्राची, ये मध्य देश जिसको कहा जाएगा, मतलब जहाँ खुद चंद्रगुप्त मौर्य बैठता था, वो चीज़ था प्राची, जिसकी राजधानी रखा गया उसने पाटलिपुत्र। फिर एक आता है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी रखा उसने तक्षशिला। दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी हुई। एक अवंती क्षेत्र आया, जिसकी राजधानी उज्जैनी हुई। ये अवंती सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पश्चिम में अगर जो कोई अटैक होगा तो ये अवंती ही ऐसा क्षेत्र था जो मगध को बचा सकता था, क्योंकि ये सबसे मजबूत शासन था। और ये डायरेक्टली भी ना आकर के, मतलब कोई अगर सीधा अटैक कर रहा है तो आप सीधा जो उसके सामने ना आकर के आप लेफ्ट या राइट साइड में आप अपनी सैन्य टुकड़ी रखो, ताकि वो सीधा हमला करे, तब आप जाकर पीछे जाकर के उसको मार दो। ये एक ऐसा जो मतलब रणनीति के रूप में कार्य करता था ये अवंती क्षेत्र, और इसी के तहत कई हमलों को बचाया भी है चंद्रगुप्त ने। और 5वां क्षेत्र आता है कलिंग, जिसकी राजधानी रही है तोलाई। ठीक, ये तो सब हो गए ये प्रांत के बारे में। अगर इन प्रांतों को जो है मतलब उस समय डिनोट करते थे तो हर एक चीज़ का सिंबल रहा है। अशोक का सिंबल जैसे शेर रहा, अशोक चक्र वगैरह हुए, तो ये जितने भी प्रांत होते थे इनको चक्र से वो डिनोट किया करता था। इस तरीके के चक्र बने रहते थे। ये सभी प्रांत चक्र के रूप में वो अपना जो है बनाता था और भेजता था कि कौन सा चक्र कहाँ पर है। और इन जो है प्रांतों को अगर जो मतलब कहा जाए कि कौन संभालता था, इन प्रांतों को जो है राजपुत्र संभालते थे। मतलब जो राजवंशी राजा लोग रहते थे, उनके किसी भी रिश्तेदार के पुत्र वगैरह हो गए, उनको भेज देते, जाओ तुम ये एरिया तुम संभालो। और इन सबको ये क्या कहा जाता था उस समय? आर्यपुत्र। ठीक है। और इन आर्यपुत्रों की सहायता के लिए एक महापात्रा रहता था, क्योंकि देखिए सैनिक की लड़ाई अगर लड़ना होगा तो फिर राजा तो इतने सारे सैनिक हैं रख लिया है, उससे लड़ लेंगे और जीत भी लेंगे। लेकिन जहाँ बात आती है अपने भारत के मतलब आम जनता और अपने ही लोगों को संभालने की, तो वहाँ पर जो ज़रूरत होती थी उस समय एक महापात्रा की। ये महापात्रा वही डिपार्टमेंट था जो अशोक ने शुरू किया, और जो है मतलब अपने धर्म को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने के लिए लोगों में अलग अलग धर्म के अनुयायी को ले करके उन सब में आपस में समन्वय बना करके एक जो है मतलब नया रूल निकालने की कोशिश। मतलब कोई किसी सोच का आदमी है, कोई कुछ सोच का आदमी है, उन सब की सोच को ले करके सबका थोड़ा थोड़ा बात मान करके एक नया आउटपुट देने वाला अधिकारी जो होता था, ये होता था महापात्रा। तो ये महापात्रा जो है धार्मिक रूप से जो है सब लोगों का इन्फॉर्मेशन गेन करता था और फिर एक नया रूल निकालता था कि भाई थोड़ा सा तुम्हारा भी बात मान जाए धार्मिक रूप से, थोड़ा किसी और का रैंडम का बात, इस टाइप से चलता था ये महापात्रा का काम। अब ये तो महापात्रा और ये प्रांत वगैरह ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ये प्रांतों को भी जो है कुछ छोटे छोटे मतलब क्षेत्रों में बांटा गया। इसको कहा जाता था आहार। आहार अर्थात विषय, जैसे कि कौन सा तराई वाला क्षेत्र हो गया, कौन सा पहाड़ी क्षेत्र हो गया, या कौन सा द्वाब वाला क्षेत्र हो गया, इस हिसाब से इसको और बांट दिया गया था। जैसे आज की डेट में जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गए, जिला हो गया, कोई भी अलग अलग राज्यों में जिला होते थे, उस टाइप में फिर ये आहार में भी बांटा गया था। और इस आहार का जो मतलब देख रेख वाला आदमी हुआ करता था उसको कहते थे विद्यापति। ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हो गया मतलब न्यायपालिका, आज की डेट में न्यायपालिका जैसे, और कार्यपालिका हो गए जो अलग अलग राज्य के जो मतलब राजा वगैरह हुए, राजवंशी कुमार, ये बोलते थे ऐसा ऐसा करना है, ये कार्यपालिका। और उस कार्यपालिका ये राजवंशी का जो बोली हुई सारी बातें हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, जनता तक लेकर के कौन आएगा, ये लेकर के आएगा विद्यापति। ये होती थी विधायिका या फिर मतलब प्रशासनिक अधिकारी। जो आज के डेट में जो सिविल सर्वेंट अधिकारी होते थे ये लोग विद्यापति हुआ करते थे उस समय। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर प्रांत की बात कर रहे हैं तो हम प्रांत में सबसे छोटी इकाई भी देख लेते हैं। तो प्रांत में उस समय सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम प्रशासन। ये ग्राम प्रशासन कैसे होता था, ये जो है 100 गाँवों का एक समूह हुआ करता था जिसको ग्राम प्रशासन कहा गया था। एक और छोटी चीज़ होती थी पर उसको इतना ज़्यादा जो है मतलब वो तवज्जो नहीं दी जाती, एक होता है गोप। गोप करके शब्द आता है। ये गोप के अंदर जो है 10 गांव हुआ करते थे। एक गोप के अंदर 10 गांव होते तो वही 10-10 गांव करते करते जो है एक ग्राम बनता था, और उसी तरीके से 100 ग्राम लेते लेते एक ग्राम प्रशासक बनता था, और यही अनगिनत वो ग्राम प्रशासक लेकर के एक आहार बनाता था। जैसे आज की डेट में जो है ग्राम है, फिर ग्राम पंचायत, फिर नगर पंचायत, नगर पालिका वगैरह, वो सब बनते बनते डिस्ट्रिक्ट बनता है, फिर राज्य, फिर देश बनता है। वही चीज़ यहाँ पर हुआ करती थी उस समय।
टू कॉपी आज की डेट में जितना भी भारत में चल रहा है वो बहुत ही बड़ी जो छवि लेकर के आता है मौर्य प्रशासन की। ये आप सब देखते जाइए, आज की डेट में सब कुछ डिट्टो वही मैच करा रहे हैं। चलिए पंचायती प्रांतीय शासन की बात खत्म। अब आ जाते हैं नगर प्रशासन की। नगर प्रशासन के लिए जो मेगास्थनीज की उन्हीं ग्रंथों ने बताया था कि नगर प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था। देखिए पहले के, आज की डेट में जो हम लोग जो विदेश नीति जो सिर्फ एक देश के रूप में देखते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग छोटे छोटे राजा और छोटी छोटी जनजातियां भी हुआ करती थी, इसलिए वो लोग अपनी भी कुछ ना कुछ समितियां बना के रखे हुए थे। तो ये 6 समितियों में विभक्त था, जिसमें एक रहता था उद्योग और शिल्प निरीक्षण। किस तरीके से एक शासक के आम जनता को उद्योग की ज़रूरत है, और पहले के समय पे जो है शिल्पकारी ही तो चला करती थी, तो शिल्पकारों की ज़रूरत है, और उनके निरीक्षण मतलब उनकी ज़रूरत के लिए क्या क्या चीज़ों को जो है मतलब एक राजा कर सकता है, उन सब के लिए एक ये डिपार्टमेंट बनाया था, उद्योग एवं शिल्प निरीक्षक। आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कह लीजिए आप, जो है मतलब देख लीजिए। खैर, और एक आता है विदेश की देखरेख, मतलब जो विदेश के यात्री आते थे या फिर किसी भी विदेश से संबंध किस तरह से भारत को बनाना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय के रूप में इसको देखा जाता है आज के डेट में। ठीक है, अब एक जनगणना वाला एक डिपार्टमेंट आता है, यहाँ पर उस समय के भाई उसके राजा के दरबार में कितनी जनगणना हो रही है, कौन से क्षेत्र में कौन सा जो है मतलब जनता ज़्यादा जा रही है, कोई जनता अगर अपने क्षेत्र से जो विघटित हो रही है तो उसका कारण क्या है, तो उसको जो है ला करके ये उद्योग वाले फिर वहाँ पर दिया करते थे। एक रहता था व्यापार और वाणिज्य व्यवस्था, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। ठीक है, एक आता है बिक्री कर, ये जो है मतलब कोई भी सामान जो है बेचे हैं तो उसमें जो टैक्स लेना है तो वो उनका टैक्स का जो है वो सिस्टम चलाया था। एक होता है विक्रय व्यवस्था और निरीक्षण, ये विक्रय व्यवस्था और निरीक्षण के भी एक डिपार्टमेंट रखे थे। तो इस तरीके से 6 समितियां बनाई गई जो एक मौर्य वंश की जो है शासन व्यवस्था को चलाते थे एक सुचारू रूप से। ठीक, और अब बात करते हैं कुछ यूनानी स्रोत की। अब यूनानी स्रोतों के अनुसार कुछ जो है अलग अलग अधिकारी होते थे अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि एगो नोयोई, जो ये एक होता था जिला अधिकारी, जैसे आज के डेट में कलेक्टर वगैरह बनते हैं। ठीक, और फिर एक आता है एंटीनोमोई, ये होता था नगर आयुक्त। ये आयुक्त होने के अलावा जो है एक सैन्य अधिकारी भी एक आया करता था, मतलब एक सैन्य अधिकारी एक अलग से होता था, जैसे आज के डेट में एसपी डीएसपी वगैरह होते हैं ना पुलिस वाले। तो ये एक सैन्य अधिकारी हुआ करता था, जो सैन्य अधिकारी पूरे एक नगर को देखा करता था, क्योंकि एक नगर में जो है पुलिस उस समय इतना ज़्यादा जो प्रचलित नहीं थी, पर फिर भी पुलिस व्यवस्था का कहीं ना कहीं नाम आता है, जो जिसको रक्षती के नाम से उसको जाना जाता था उस समय। आज की डेट में जैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं ना, उस समय वही काम सिर्फ पुलिस व्यवस्था का था, वो बहुत ज़्यादा 3-5 नहीं देखते थे। जैसे आज की डेट में देश के अंदर पुलिस देख रहे हैं, देश के बाहर सैनिक देख रहे हैं, उस समय कुछ नहीं था। उस समय देश के अंदर और बाहर दोनों साइड जो है सैन्य व्यवस्था ही चला करती थी, पुलिस व्यवस्था केवल एक रक्षती के रूप में ही कार्यरत थी। अब बात करते हैं अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राटों की, मतलब जब अशोक चले गए तो अशोक के जाने के बाद जो मौर्य सम्राट आए अलग अलग, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं रही हैं और क्या क्या चला। तो देखिए अशोक के बाद जो है अगले 5 दशक तक जो है काफ़ी सारे सभी के सभी लगभग ऑलमोस्ट निर्बल उत्तराधिकारी आते रहे, जिनके अबाउट जो है जैन ब्राह्मण चाहे बौद्ध कोई भी धर्म ले लीजिए, सब में कुछ ना कुछ विरोधी स्वर दिखते ही चले आए हैं। अब जाहिर सी बात है उस समय ज़्यादा विरोध स्वर तो देंगे नहीं, क्योंकि निपटा सकते हैं, अशोक इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के गया था। और दूसरी चीज़, अगर जो है कोई भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह सब विरोधी स्वर दे रहे हैं तो इससे साफ पता चलता है कि वहाँ पर उन शासकों की इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं अच्छी। ठीक है, लेकिन पुराणों के अनुसार अगर हम देखें तो अशोक के बाद लगभग 9 या 10 शासक हुए थे। और अगर दिव्य दान की बात करते हैं तो दिव्य दान हमको ये बताता है कि अशोक के बाद 6 शासक आए थे जो मौर्य वंश को आगे बढ़ाए थे। देखिए जब अशोक चला गया था तो मतलब अशोक खत्म हुआ, तो अशोक जब खत्म हुआ था तो उसके बाद जो ये दुर्बल शासन आते गए, इनके कारण ही जो है आपसी फूट ना पड़े, तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि चलो भाई आधा हम ले लें आधा तुम ले लो। तो अशोक के बाद जो मौर्य वंश था ये 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, एक पश्चिम आया तो दूसरा पूर्व आया। जो पश्चिमी क्षेत्र था ये कुणाल शासनों के अंतर्गत आया था। अब चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ इतना शॉर्ट में बता रहे हैं कि कुणाल शासकों के अंतर्गत आता है, जबकि पूर्वी क्षेत्र जो आया ये संप्रति शासकों के अंतर्गत आया। ये पूर्वी क्षेत्र मतलब ये जो मगध वाला क्षेत्र आता है, पाटलिपुत्र वगैरह, ये सब उनके अंतर्गत आता है। ठीक है,
अब जो कुछ धीरे धीरे समय बीतता गया तो उसके बाद जब मौर्य वंश का समाप्त हो गया तो मौर्य वंश की समाप्ति के समय तक हम देखते हैं कि पश्चिमी भाग में बैक्ट्रिया या फिर यूनानी, इन लोगों का जो है पूरी तरीके से आधिपत्य हो गया था पश्चिमी मौर्य क्षेत्र में। देखिए किस तरीके से जब प्रांत देश टूटता है तो उसके अलग अलग प्रांतों में विदेशी हमलावर अपने देश में जो है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। यही चीज़ पूरे मध्यकालीन इतिहास में भी समझ में आता है हमको, और आधुनिक काल में भी समझ में आता है। इसीलिए ज़रूरत है कि आज के डेट में जो है यूनिटी बना के रखें, क्योंकि जब तक आपके पास यूनिटी है आपका हिस्सा कोई लेंगे नहीं, बल्कि आप दूसरे का हिस्सा भी चाहो तो हथिया सकते हो। बैक्ट्रिया यूनानी सन 180 BC में पश्चिमी भाग में पूरे तरीके से अधिकृत हो गया, जबकि पूर्वी भाग में जो है यहाँ पर अभी हम देखते हैं जब राजा दशरथ का समय रहता है, ये दशरथ ये अभी पूर्वी भाग में अभी तक जो है अपना आधिपत्य बनाए रखता है, और फिर कुछ धीरे धीरे शासन व्यवस्था चलती रहती है। आखिरी में एक इस वंश का फिर अंतिम राजा आता है बृहद्रथ। बृहद्रथ को फिर ये अंतिम शासक और दुर्बल के शासक तो रहता ही हम जानते हैं, तो इसको जो है मारने का काम करता है शुंग वंश के राजा। तो शुंग वंश की स्थापना फिर देखेंगे अगले वीडियो में कि किसने की थी। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, इस वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, जिसको मारने का काम जो है उसका ही सेनापति करता है। ठीक है, अब जो है उसका सेनापति का नाम अगर पूछा जाएगा तो इतना कम से कम बता लीजिएगा, इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग रहता है। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं मौर्य वंश के पतन होने के कारण क्या क्या रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर कारणों की बात करेंगे तो यहाँ पर अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी आते गए, ये तो सबसे बड़ा कारण होता है प्राइमरी तौर पे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीकरण शासन व्यवस्था चलती आई, मतलब केंद्र इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया कि वो प्रांत की ज़रूरतों को समझता नहीं गया, और प्रांत की ज़रूरत अगर नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे प्रांत विद्रोह करके आपसे अलग होते चले जाएंगे। अगर बात किया जाए जो है राष्ट्रीय चेतना की, थर्ड प्रभाव ये आता है। जाहिर सी बात है, मैंने जब बोला कि अगर केंद्रीकरण होता चला जाएगा किसी शासन का, प्रांत वो राजा के अंतर्गत नहीं काम करेंगे तो राष्ट्रीय चेतना का तो अभाव तो आएगा ही आएगा। उनको जो ये लगेगा कि भाई देश बाद में, पहले हमको अपना घर देखना है, इस टाइप की सोच उन लोगों में आने लगती थी वहाँ पर। और इसके अलावा ये सोच अगर आती थी तो फिर इसके अलावा ये भी होता था कि कुछ आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं भी दिखती थी, कि जैसे कोई बगल का प्रांत जो है वहाँ का शासक अच्छा हो जाता था तो वो प्रांत ज़्यादा समृद्धि करता था, और दूसरा प्रांत गरीब हो रहा है, या फिर अगर उस समय के राजा का जो है मतलब ज़्यादा जो है विश्वसनीय नहीं होता था तो वहाँ पर फंडिंग कम होती थी, जिसके कारण से असमानताएं बनती चली गई। और अगर जो है कुछ और देखते हैं तो कुछ प्रांतों में यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा असमानताएं होती चली गई कि कुछ प्रांत के शासक अपने जो है मतलब जो नागरिक लोग हैं उनके विद्रोह का दमन तक करने लगे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर से पैसा आ नहीं रहा है और नीचे के जो है नागरिक जो है मतलब अपने प्रांतपति को जो है हटाने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी वो तो जाहिर सी बात है दबाएगा ही सभी लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़ करों की अधिकता, अगर ऊपर से फंडिंग आ नहीं रही है टैक्स आप बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको अपना ही सबसे पहले देखना है, फिर बाद में जनता का देखेंगे। ये तो खैर एक इतना जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से एक आम नागरिक या फिर आम व्यक्ति की सोच बनती है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर इतिहासकारों की अगर मानते हैं कुछ, तो कुछ प्रमुख इतिहासकार है जिसमें हरप्रसाद शास्त्री मिलते हैं। सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार ये सबसे बड़ा कारण था मौर्य पतन का धार्मिक नीति, जिसमें ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा जो है वो विरोध किया गया था इन पूरे मौर्य शासकों द्वारा, और बौद्ध धर्म को जो है ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा था, ये चीज़ आया था। फिर इसके बाद मिलते हैं डीएन झा। डीएन झा बताते हैं कि निर्बल उत्तराधिकारी के कारण जो है ये प्रशासन निपटा था। अगर जो है डीडी कौशाम्बी की बात करें तो डीडी कौशाम्बी जो है आर्थिक संकट को बोलते हैं कि इस तरीके से प्रांत की जो है समाप्ति हुई थी। रोमिला थापर एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ये कहते हैं अप्रशिक्षित अधिकारी जो एक मौर्य साम्राज्य में आते चले गए प्रांत में, वो अप्रशिक्षित अधिकारी लोगों के जो मतलब राष्ट्र के प्रति या फिर राज्य व्यवस्था को संभालने की जो है मतलब जो उनके पास पावर नहीं रहती है, जो सोच नहीं थी, इस कारण से जो है वो अपने राज्य नहीं संभाल पाए, और इस तरीके से प्रांतों को टूटते टूटते मौर्य वंश का अंत भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं हेमचंद्र राज चौधरी की, तो ये बोलते हैं कि अशोक की सबसे ज़्यादा अहिंसा के कारण ही ये प्रांत जो है मौर्य मतलब साम्राज्य सबसे ज़्यादा जो है टूटता चला गया। और आम बोलचाल का भाषा या फिर सोच की भाषा में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा कारण लगता है कि अशोक की इतना ज़्यादा अहिंसा होता चला गया, क्योंकि अशोक ने अपने बाद के जितने भी राजा आए
तो उनको